वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको महात्मा गांधी का जीवन परिचय बताऊंगा। उनका जो जीवन है और उस जीवन में उन्होंने क्या क्या कार्य किए हुए सभी कार्य मैं आपको एक कहानी की तरह बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा देवी था। इतनी बातें तो नॉर्मली सबको ही पता है। आगे बात करते हैं। इनके 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, एक रामदास और एक का नाम देवदास। इनका 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जमनालाल बजाज को अपने पुत्र की भांति ही मानते थे। इसके बाद में ये 1883 में लंदन चले गए थे अपनी वकालत की पढ़ाई करने के लिए। फिर लंदन से ये सीधे दक्षिण अफ्रीका चले गए थे केस के सिलसिले में। वहाँ पर इन्होंने फिनिक्स फर्म की स्थापना की थी। वहीं पर इनको गोपाल कृष्ण गोखले मिले। गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना और उनसे पूछा कि वह अब जीवन में जो भी कार्य करे वह सफल हो, इसके लिए वह किन लोगों से सीख ले, कहाँ से सीखे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको 2 लोगों के बारे में पढ़ने के लिए कहा, 2 लोगों की पुस्तकों को पढ़ने के बारे में कहा। एक का नाम लियो टॉल्स्टॉय और एक का नाम रस्किन। रस्किन की बुक से इन्होंने भूख हड़ताल की प्रेरणा ली और लियो टॉल्स्टॉय की बुक से इन्होंने सत्याग्रह और आंदोलन की प्रेरणा ली। उसके बाद में ये 9 जनवरी 1915 को भारत आए। 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कहने का मतलब जो भी होनहार भारतीय लोग बाहर गए हैं वे वापस से इंडिया आ जाए। फिर उन्होंने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की, जिसके लिए पैसे इनको अम्बालाल साराभाई ने दिए थे। उसके बाद में इन्होंने 1917 में एक चंपारण सत्याग्रह किया था, जिसमें कि त्रिकठिया पद्धति को खत्म किया था। कहने का मतलब जो अंग्रेज थे वे क्या करते थे कि किसानों से 20 कट्ठा जमीन होती थी किसी के पास सपोज, तो 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करवाते थे। तो नील की खेती करने से क्या होता था, जो जमीन थी वो बंजर हो जाती थी, उस पर कोई और फसल ही नहीं होती थी। तो उस पद्धति को महात्मा गांधी ने खत्म किया। फिर इन्होंने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया। 1918 में इन्होंने एक और आंदोलन किया, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। ये इनका पहला आंदोलन नहीं था। पहला आंदोलन इनका दक्षिण अफ्रीका में था, जहां पर इन्होंने फिनिक्स फर्म की स्थापना की थी। फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, जिसके चलते इन्होंने अपनी जो केसरी हिंद की उपाधि थी वो वापस लौटा दी थी। फिर उन्होंने जो देखा कि अंग्रेज है जो भारतीयों को बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे हैं, तो इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया 1920 में। और असहयोग आंदोलन के लिए भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लेने के लिए कहा। और महात्मा गांधी ये कहते थे कि मैं अंग्रेजों से है जो कुछ ही सालों में आज़ादी दिला दूंगा। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक चौरी चौरा नामक स्थान है, वहाँ पर ये क्रांतिकारी शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहाँ पर एक पुलिस चौकी से इन क्रांतिकारी को इंजन हो गई, तो क्रांतिकारियों ने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था। तो महात्मा गांधी ने लियो टॉल्स्टॉय की बुक से ये चीज़ सीखी थी कि जब जब जो आंदोलन हो वो हिंसात्मक होगा, हिंसा होगी उसमें, तो फिर उस आंदोलन के सफल होने के जो चांस है वो बहुत कम हो जाएंगे। तो फिर इसके चलते उन्होंने 22 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। फिर 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया था। फिर 1924 में ये जेल से बाहर आए। 1924 से लेकर और 1930 तक महात्मा गांधी ने कोई भी काम नहीं किया, कोई भी आंदोलन नहीं किया। इन्होंने एक रचनात्मक कार्य की, समाज सेवा की, क्योंकि उसी टाइम पर प्लेग महामारी फैल रही थी, जिसको कि काली मौत के नाम से जानते हैं। जो एक बार जो आज के समय में जो कोरोना चल रहा है, इस कोरोना से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक थी प्लेग महामारी। उस समय पे महात्मा गांधी उन जो प्लेग से पीड़ित जो लोग होते थे उनकी घाव साफ करते थे। लोग पूछते महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने ये किया। वो उस टाइम पे जो इतनी खतरनाक बीमारी में भी लोगों की मदद करते थे। वो आज किसी के कोरोना हो जाए तो खुद के रिश्तेदार के, खुद के घर वाले भी उसकी सहायता नहीं करते, लेकिन महात्मा गांधी, जो व्यक्ति लंदन जाके पढ़ाई कर सकता है वो क्या नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने जो लोग थे, जो प्लेग से पीड़ित लोग थे, उनकी महात्मा गांधी ने सहायता की थी। तो महात्मा गांधी ने 6 साल तक रचनात्मक कार्य किए थे। फिर इन्होंने इरविन के सामने 21 सूत्री मांगे रखी थी, जिसमें मेन था नमक पर जो कर लगाते थे अंग्रेज, उस कर को समाप्त करना। क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जिसको अमीर हो चाहे गरीब सारे लोग यूज करते हैं, तो नमक पर कर हटाना बहुत जरूरी था। तो उनकी इन मांगों को नहीं माना गया। तो जब महात्मा गांधी की इन बातों को नहीं माना गया तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया। दांडी मार्च क्या था कि 12 मार्च
1930 को साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी नामक स्थान तक गए थे और वहां जाकर इन्होंने अपने हाथों से नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। जब वहां पर महात्मा गांधी ने देखा तो जो इन्होंने रैली जो 78 अनुयायियों के साथ स्टार्ट की थी, अब वहां पर जो लोगों की संख्या थी वो 20,000 से भी ऊपर थी। तो महात्मा गांधी ने वहां पर ही इतने लोगों की भीड़ को देखते हुए उन्होंने देखा कि मेरे साथ इतने लोग हैं, तो वहीं पर इन्होंने फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया। इसमें क्या था कि हम अंग्रेजों का सहयोग तो नहीं करेंगे, लेकिन जो हम वो काम कहेंगे, जो अंग्रेज हमको कोई भी काम कहेंगे, हम उनको जो विनम्र तरीके से मना कर देंगे, सविनय यानी विनम्रता से हम उनको मना कर देंगे कि हम आपका ये काम नहीं करेंगे। इसी समय पर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रेंजिम मैकडोनाल्ड, उन्होंने गोलमेज सम्मेलन किए। इसमें क्या होता था कि एक मेज होती थी गोल, जिसके चारों तरफ अलग अलग देशों के लोग आकर बैठते थे और वहां पर जो भी निर्णय देते थे तो उसको एक एकता की भावना से देखा जाता था कि जो भी हम यहाँ पर बैठकर निर्णय लेंगे वो निर्णय सभी लोगों के हित को देखकर, सभी लोगों के हामी लेके, यानी कि हम सभी लोग जो कहेंगे, सभी लोगों की बातों को मानकर जो निष्कर्ष निकलेगा हम वो निर्णय लेंगे। तो इसलिए गोलमेज आयोजन किया था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, जिसमें महात्मा गांधी नहीं गए थे। इसके बाद में 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी से इरविन ने कहा कि आप गोलमेज सम्मेलन में जाइए, तो महात्मा गांधी ने मना कर दिया। तो महात्मा गांधी ने अपनी एक शर्त रखी कि जब तक आप हमारे कैदियों को रिहा नहीं करेंगे, मैं गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लूंगा। तो इरविन ने उनकी बातें मान ली और उन्होंने कहा कि जितने भी राजनीतिक अपराधी हैं हम उनको जेल से रिहा कर देंगे। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में चले गए थे। इरविन ने सभी राजनीतिक अपराधियों को छोड़ दिया था, लेकिन भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। एक तरह से महात्मा गांधी ने यहाँ गलती की थी। वो चाहते तो भगत सिंह को छुड़वा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो वकालत लंदन से की थी वो इतना नहीं समझ पाया कि जो ये इरविन है ये राजनीतिक अपराधी शब्द यूज कर रहा है, इसका मतलब ये कुछ लोगों को छोड़ेगा, कुछ को नहीं छोड़ेगा। वो चाहते तो भगत सिंह को छुड़वा सकते थे और छुड़वा कर क्या वो भगत सिंह को अपने साथ गोलमेज सम्मेलन में ले जाते और वहां पर ये दर्शाते, मैकडोनाल्ड के सामने ये दर्शाते कि हम जितना शांति और एक तरह से अहिंसा के पुजारी हैं, उतना ही हम हिंसात्मक कार्य भी कर सकते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। तो महात्मा गांधी ने एक तरह से यहाँ पर गलती की थी। वो चाहते तो भगत सिंह को फांसी चढ़ने से बचा सकते थे, लेकिन एक तरह से महात्मा गांधी की यहाँ गलती मानता हूँ मैं तो। अगर भगत सिंह आज जिंदा होते तो शायद अपना भारत बहुत पहले आजाद हो जाता। खैर जो भी है, जब वहां पर गए गोलमेज सम्मेलन में, तो उस सम्मेलन में क्या था कि मैकडोनाल्ड ये कह रहा था कि हम जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो दलित वर्ग है, उनको हम अलग क्षेत्र दे देंगे। तो महात्मा गांधी ने इसका बिल्कुल विरोध किया। उन्होंने कहा कि आप अल्पसंख्यक जो दलित वर्ग उनको अलग क्षेत्र दे दोगे, लेकिन जब भारत आजाद होगा तो ये अलग अलग जो क्षेत्र है अलग अलग देश बन जाएंगे और इससे तो भारत जो बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया इस चीज के लिए और ये वहां से वापस भारत आ गए। फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, जिसमें महात्मा गांधी नहीं गए थे। इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू थे। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में दलितों को अलग क्षेत्र दे दिया गया था। 1932 में फिर महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। इसमें क्या था, दलितों को जो अलग क्षेत्र दे दिए गए थे, तो इसके लिए महात्मा गांधी ने अम्बेडकर जी से कहा कि आप अपने लिए अलग क्षेत्र मत लो, आप अपने लिए आरक्षण ले लो भले ही, लेकिन अलग क्षेत्र मत लो। अगर आप अलग क्षेत्र लोगे तो भारत के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। तो इस संदर्भ में 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। इसके बाद में महात्मा गांधी जी ने हरिजन सेवा समाज की स्थापना कर दी थी। इन जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, मैकडोनाल्ड ने जो तीनों गोलमेज सम्मेलन करवाए थे, इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले सिर्फ 2 व्यक्ति थे, एक भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। फिर 1940 में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था, जिसको दिल्ली चलो के नाम से जानते हैं। इसमें महात्मा गांधी ये कह रहे थे कि सिर्फ एक व्यक्ति के सत्याग्रह करने से काम नहीं चलेगा, हर व्यक्ति को सत्याग्रह करना होगा, हर व्यक्ति को आंदोलन करना होगा। तो इसके पहले सत्याग्रह थे
पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे सत्याग्रही थे विनोबा भावे। फिर 1942 में स्टार्ट हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी। कई कारण थे इसके। पहला तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पे, दूसरा आज़ाद हिंद फौज और हर जगह पर आंदोलन हो रहे थे, तो अंग्रेजों की शक्ति काफ़ी कम हो गई थी। फिर इसके चलते अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया था। उस टाइम पर वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। और फिर 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी। नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार दी थी। तो कुछ इस तरह से था महात्मा गांधी का जीवन। महात्मा गांधी ने जो मेन काम किए थे यही थे, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूर, फिर असहयोग आंदोलन आ गया, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आ गया, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह आ गया और फिर ये भारत छोड़ो आंदोलन आ गया। तो ये महात्मा गांधी के जो मुख्य काम थे, अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो मुख्य काम थे यही थे। तो कैसे लगा आपको मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।